जैसे ही शाओमेई ने क्यांग को ढूंढा, अचानक उसके पीछे से भयानक टेंटिकल्स निकल आए और उसे उत्तर पश्चिम की ओर खींच ले गए। तभी अगले ही पल लड़की बिस्तर पर चौंककर जाग उठी और समझ गई कि यह तो बस एक डरावना सपना था। दरअसल हाल ही में छोटे जापानियों की प्रयोगशाला में अमानवीय प्रयोग चल रहे थे, जहां निर्दोष ग्रामीणों को पकड़कर सफलतापूर्वक बनाए गए राक्षसों को खिलाया जा रहा था। खतरे की इस घड़ी में शाओमेई समय पर पहुंचकर राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, जिससे ग्रामीणों की जान बच जाती है। वह अपनी चपलता और ताकत के दम पर पास के घर में घुस जाती है और दरवाजा बंद कर अस्थायी रूप से राक्षस को रोक देती है। लेकिन तभी उन पर जापानी सैनिकों की नजर पड़ जाती है और दोनों असहाय होकर पकड़ लिए जाते हैं। उधर ज़ॉम्बी जैसे आदमी सांग बियाओ को यह एहसास होता है कि राक्षस दरअसल कैद की गई कैदशुदा ड्रैगन है और वह इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। वह शाओमेई और क्यांग को चारे की तरह इस्तेमाल कर राक्षस को पास लाना चाहता है, मगर उसके ऊपरी अधिकारी उसे रोक देता है और क्यांग को अकेले अपने दफ्तर में बुला लेता है। असल में वह भी राक्षस के प्रकोप से डरता है और क्यांग के साथ भाग जाना चाहता है। उधर शाओमेई को सांग बियाओ एक कमरे में ले जाता है, क्योंकि जापानी सैनिक उसे पहचान लेते हैं। पूछताछ के बाद पता चलता है कि शाओमेई असल में उस राक्षस की बेटी है। उसकी माँ ही एकमात्र ऐसी थी जो उस भयानक म्यूटेशन को सहन कर पाई थी। सांग बियाओ यह जानकर बेहद खुश होता है और सोचता है कि शाओमेई भी प्रयोग में सफल हो सकती है। वह उसे पानी पिलाने का बहाना करता है और उसमें राक्षस का इंजेक्शन मिला देता है, लेकिन लड़की उसकी चालाकी समझ जाती है और उसे पीने से मना कर देती है। बाद में वह और भी खतरनाक योजना बनाता है और शाओमेई को कालकोठरी में डाल देता है। वहाँ दीवार पर बने लिखावट से उसे पता चलता है कि उसकी माँ को भी यहीं कैद किया गया था। यह देखकर वह रो पड़ती। तभी उसे राक्षस के सामने लाया जाता है ताकि यह परखा जा सके कि उसमें अब भी चेतना बाकी है या नहीं। यहीं से कहानी की शुरुआती डरावनी घटना घटती है। सपना टूटने के बाद शाओमेई को क्यांग बचा लेता है और तब सच्चाई सामने आती है कि वह राक्षस उसकी माँ ही है। क्यांग के दिलासा देने पर शाओमेई फैसला करती है कि वह ग्रामीणों को लेकर भाग जाएगी। सभी लोग पर्दों को रस्सी बनाकर खिड़की से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन जापानी भी उनका पीछा करते हैं। क्यांग और शाओमेई तय करते हैं कि ग्रामीणों को पहले निकलना चाहिए और वे दोनों पीछे रहकर दुश्मनों को रोकेंगे। गोलीबारी के बीच क्यांग शाओमेई को पहले जाने के लिए कहता है और खुद भी पीछे आने का वादा करता है, मगर जैसे ही शाओमेई नीचे उतरती है, क्यांग रस्सी फेंक देता है ताकि दुश्मन तुरंत अंदर न घुस सके। यह देखकर शाओमेई फूट फूट कर रो पड़ती है, लेकिन अब लौटना असंभव हो चुका था। आखिरकार शाओमेई ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल लेती है और उसके बाद शांतिपूर्ण जीवन जीने लगती है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।